हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारा लेक्चर हिस्ट्री पे है। हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम जानते हैं कि हिस्ट्री में बहुत ही प्रॉब्लम होता है समझने में चैप्टर को। बहुत ही लेंथी चैप्टर्स होते हैं तो इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो इस वीडियो को मैंने इस तरीके से बनाया ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट हो और आप आसानी से समझ सको इंसिडेंट्स को, क्या क्या इंसिडेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। और इसे हमने क्वेश्चन से फॉर्म बनाया है ताकि इसमें आपको पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन हम उसमें निकाल सकते हैं इस चैप्टर से पढ़ते वक्त। और उसके आंसर्स भी मैंने दिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप बुक को एक बार रीड करोगे जहाँ तक हम पढ़ाएंगे वहाँ तक अगर तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा और आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हो। हम तो पूरा कवर नहीं कर सकते हैं इस वीडियो में, तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पे हमें फोकस किया है और द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, हमें मतलब क्यों पढ़ना पड़ता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसी हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि आज भी हम जब लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि हर आदमी के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक है, मैन राइट्स की बात करते हैं, तो ये जो आइडियाज़ थे लिबर्टी का, आज़ादी का, ठीक है, ये हर आदमी को इक्वल होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तो ये कुछ किसी को जन्म से कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो डेट बैक जो फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुए थे, जो एक स्ट्रगल किया था लोगों ने, गरीब लोगों ने जो स्ट्रगल किया था, जो राजा सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था, उसको ख़त्म करके डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को गवर्न करने के लिए, देश चलाने के लिए एक नेशन का फीलिंग लोगों में जो आता है, नेशनलिटी का जो आइडेंटिटी आता है, ठीक है, ये सब जो फीलिंग, ये सब जो लिया गया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिया गया है। तो सबसे पहले वहीं पे हुआ था। इसके बाद भी जो भी स्ट्रगल हुए हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि इंडिया में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुए, ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो मूवमेंट्स हुए इंडिया में, चाइना में, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, तो यहाँ भी इसी आइडियाज़ को अपने तरीके से लोगों ने रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडियाज़ पॉपुलर थे उसी आइडियाज़ पे लोगों ने काम किया। इसलिए हम समझते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम उस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पे कि एक मोनार्की सिस्टम था, उसे हटाकर लोगों ने एक ऐसा गवर्नमेंट बनाया जो कि लोग खुद कंट्रोल कर सकते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन लास्टेड फ्रॉम 1789 टू 1799। ये 10 सालों का स्टोरी, स्ट्रगल है इनका। तो यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट होती है तो स्टार्टेड विद अ डेट दैट इज़ इवेंट विच हैपेंड ऑन, यहाँ पे एक इवेंट हुआ जो कि हम बात करते हैं 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। तो एक स्टोरी इस तरीके से हमें हिस्ट्री में पढ़ना इस तरीके से कि यहाँ पे पहले एक इवेंट बताया गया कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ। उसके बाद फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि वो जो हुआ, वो इंसिडेंट हुआ, उसके मेन कॉजेज़ क्या थे, ठीक है, क्यों, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या 14 जुलाई 1789 को द रिवॉल्यूशनरीज जो थे रिवॉल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने बैस्टाइल क्या था, बैस्टाइल एक फोर्ट्रेस था, किला था, और एक जेल भी था, प्रिजन भी था। तो राजा का किला था जिसपे लोगों ने चढ़ाई कर दी, लोगों ने वहाँ पे आक्रमण किया, वहाँ पे उसके कमांडर को मार दिया और उस पर ध्वस्त कर दिया, उस फोर्ट्रेस को, किला को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। तो ये जो इवेंट है, हिस्टोरियंस इस इवेंट को, जो स्ट्रगल जो था फ्रेंच पीपल का फॉर द इस मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल कहा जाता है। मतलब इसके बाद जो इवेंट्स हुए, इसके साथ साथ जो इवेंट्स हुए, उसी के कारण राजा को अपना गद्दी, अपना पावर छोड़ना पड़ा और एक मोनार्की सिस्टम का एंड आया फ्रांस में। ओके, इसी रिवॉल्यूशन के कारण लोगों में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, एक इक्वल एकता, इक्वलिटी होना चाहिए लोगों के बीच में, किसी को कुछ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए जन्म से,
एक लिबर्टी, आज़ादी, हमें भी आज़ाद होना चाहिए, हमें भी हमारी कुछ राइट्स होने चाहिए। तो ये सब जो सोच है वो इस इवेंट्स के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही लोगों के दिमाग में आए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि ये एक फ़ोटो है जो कि दिखा रहा है आपको, यहाँ पे ये फोर्ट्रेस बेस्ट एक पेंटिंग है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे बेस्टाइल, ये बेस्टाइल फोर्ट्रेस है जहाँ पे लोग उसको वहाँ पे अटैक कर दिए। ओके, सो ये अटैक क्यों किया, लोगों ने अटैक क्यों क्यों किया? ये आम लोग हैं, ये कोई लुटेरे या कोई विद्रोही नहीं है, सॉरी, ये आम सिटीजन्स है, फ्रांस के सिटीजन्स हैं जो लोगों ने अपने राजा के किले पे अटैक किया। क्यों अटैक किया? इसके पीछे ऐसा नहीं है कि रातों रात लोग जमा हो गए और वो लोग जाके अटैक कर दिया। तो इसके पीछे एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, कि लोग, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसकी वजह से लोग ऑलरेडी राजा से बहुत परेशान हो चुके थे, उसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, हर आदमी जीना मुश्किल हो चुका था। और उस सब स्ट्रगल के अलावा क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू सिटी। राजा ने ट्रूप्स को शहर में बुलाया था, किस कारणों से बुलाया था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन लोगों को ऐसा क्या लगा, ह्यूमर्स फैलाया गया कि राजा जब आर्मी को शहर में बुला रहा है तो आर्मी क्या करेगा, लोगों पे ओपन फायर करेगा, आर्मी विल ओपन फायर ऑन द सिटीजन्स। तो जब ये बात लोगों में फैली आग की तरह, एक ह्यूमर था, तो लोगों ने अपने जान बचाने के लिए लोग क्या करने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे और जगह जगह जो सरकारी ऑफिसर्स थे, बिल्डिंग्स थे, वहाँ पे अटैक करने लगे। अबाउट 7,000 पीपल, मैन एंड वुमेन, गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। सिटी में जो टाउन हॉल था वहाँ पे जमा हुए और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया पीपल्स मिलिट्री, मतलब पीपल का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और उन लोगों ने सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया। क्यों अटैक किए? इन सर्च ऑफ आर्म्स, कि अब आर्मी जब आएंगे तो उनके पास तो हथियार होंगे, तो इन्हें बचने के लिए हथियार चाहिए, तो इन्होंने हथियार की तलाश में हर जगह लोग अटैक करने लगे। उसी तरह से कुछ हंड्रेड्स पीपल क्या थे, वो लोग ईस्ट की तरफ मार्च किए और जो फोर्ट्रेस था, जो किला था, जो बेस्टाइल नाम था, तो किला पे उन्हें ऐसे खबर मिला कि इट वाज सस्पेक्टेड ऑफ फाइंडिंग होडेड एम्यूनिशन। वहाँ पे बहुत सारे एम्यूनिशन, मतलब गोली बारूद बंदूक वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसके तलाश में लोग वहाँ पे घुस गए। स्टॉर्म, मतलब वो एक बार में वहाँ पे घुस गए, उन्हें अटैक कर दिया, वहाँ के जो कमांडर इन चीफ था उसको मार दिया। वहाँ जो कैदी थे, ज़्यादा कैदी नहीं थे, 7 ही कैदी थे, लेकिन उन लोगों ने छुड़ा दिया और इस तरीके से बेस्टाइल को पूरा उन्हें ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे उसके तोड़ने के बाद जो भी उसमें जो स्टोन थे, फ्रेगमेंट्स थे जो बेस्टाइल किला का, उसे लोगों ने मार्केट में बेच दिया। जिन लोगों को एक जो हिस्ट्री का जो होता है ना, एक अपना यादगार की तरह पे रखने का उसको शौक था, जो फ्रैगमेंट्स को, ईंट पत्थर को, उन्होंने उसे खरीद लिया और उन्हें रख लिया। लेकिन एक और सोचने की बात है कि लोगों ने बेस्टाइल पे क्यों अटैक किया, क्योंकि एक और रीज़न ये था कि वहाँ तो उन्हें कुछ मिला नहीं, उन्हें होडेड एम्यूनिशन नहीं मिले, लेकिन लोगों में एक नफरत थी, उस किला के प्रति एक नफरत थी। क्यों? क्योंकि वो जो किला था वो एक राजा के लिए डिस्पोटिक पावर ऑफ शो करता था, मतलब रिप्रेजेंटेड, बेस्टाइल स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, वो राजा का पावर दिखाता था, उसका एक रिप्रेजेंटेशन था। तो लोग राजा से इतने खफा थे लोग कि उन्होंने उसके जो निशानी थी उसी को ही तोड़ दिया। इसके अलावा और भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, ठीक है। तो मेन रीजंस क्या थे इन सब के? तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, जो कहा जाता है कि 14 जुलाई 1789 को इट वाज आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन उस दिन ब्रेक हो गया, उस दिन चालू हुआ रिवॉल्यूशन। ओके, सो मेन कॉजेज़ क्या थे? तो इस रिवॉल्यूशन के डिफरेंट कॉजेज़ थे, तो हम कंसिडर करते हैं, हमने 3 कॉज लिए। पॉलिटिकल कॉज, कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, कुछ सोशल कॉजेज़ थे और कुछ इकोनॉमिकल कॉजेज़ थे। ओके, तो ये सारे जो अलग अलग फैक्टर्स थे, इन सब ने मिल के लोगों के अंदर ऐसा सोच डेवलप किया कि उन्हें मजबूरन उन्हें आइडिया लाया कि ये राजा का जो पावर्स है उसको हम लिमिट कर देंगे, उसको हम ख़त्म कर देंगे और हमारा खुद का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे? तो इस पॉलिटिकल कॉज है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि लुई 16 का मेन इंपॉर्टेंट जो डिसीजन था जो लोगों के खिलाफ था कि वो टैक्स इंक्रीज कर रहा था और टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोज हो रहे थे लोगों पे, जिसकी वजह से लोगों ने रिवॉल्ट किया। लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया कि लुई 16 को टैक्स इंक्रीज करना पड़ा? तो हम
उसकी हिस्ट्री से पता चलती है। जैसे इन 1774 लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। 1774 में लुई 16 को फ्रांस का किंग बनाया गया। जब वो राजा बना तो उसे खाली ट्रेजर मिला, तो उसके जो खजाना था, राजा ट्रेजरी थी, वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी। तो हम जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को भी कोई भी गवर्नमेंट चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं। पैसे कहाँ से कलेक्ट करते हैं? राजा या कोई भी गवर्नमेंट पैसा उन लोगों से टैक्स के फॉर्म में वसूल लेते हैं, और उसे लोगों के बेहतरी के लिए, चाहे वो आर्मी के लिए हो या यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। तो राजा के पास पैसा ही नहीं था कि वो अपने जो एग्जीक्यूशन सिस्टम होता है उसको वो चला सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसका सारा खजाना खाली हो गया ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। मतलब बहुत सालों तक युद्ध चल रहा था। ओके, जो मतलब लुई 16 से पहले जो उनके पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने बहुत युद्ध लड़ा। उसके कारण उनका जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वो ख़त्म हो चुका था, ड्रेन हो चुका था। युद्ध में उन्होंने खूब पैसा बहाया, उसी कारण लोगों में एक डिसकंटेंट था, लोग खुश नहीं थे उस चीज़ से। इसके अलावा क्या था कि उनका जो किंग थे फ्रांस के, उनका एक पैलेस था वर्साइल्स में, एक बहुत ही शानदार पैलेस था। वहाँ पे कोर्ट एक मेंटेन करते थे, वो सभा मेंटेन करते थे, जिसका मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा था, उसमें भी बहुत पैसा लोग का बर्बाद होता था। इसके अलावा और फैक्टर्स क्या थे कि लुई 16 helped American colonies, 13 American colonies to gain independence from the Britain। लाइक जैसे हम जानते हैं कि ब्रिटेन उसमें ग्रेट ब्रिटेन जो था उसका वो अलग अलग जगह पे रूल करते थे और उसे वो कॉलोनीज कहते थे। जैसे इंडिया भी एक कॉलोनीज था उस समय, तो उस तरीके के फ्रांस के जो पड़ोस में 13 कॉलोनीज थे जिस पे ब्रिटेन रूल करते थे। उसको फ्रांस ने इंडिपेंडेंस लेने में मदद किया ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन वॉज द कॉमन एनिमी। तो इन सब कारणों की वजह से उनका जो डेब्ट था वो 3 बिलियन लीवर्स से भी ज़्यादा हो चुका था। और ये डेब्ट कर्ज जो था उन किन से लिया था? मनी लेंडर्स और इन लोगों से लिया था राजा ने। तो अब कर्ज इतना ज़्यादा हो चुका था और वो लोग 10% इंटरेस्ट ले रहे थे। इतना लीवर्स इज़ द करेंसी ऑफ द फ्रांस एट दैट टाइम। This period was also known as old regime. The period before the 1789 was also referred to as old regime. आपको बहुत बड़ा टर्म आएगा यहाँ पे old regime क्या था। तो old regime क्या है? तो period of the term before 1789 is termed as old regime। तो इस टाइम में क्या था कि इतना ज़्यादा लोन हो चुका था, इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हो चुके थे कि जो जितना भी बजट था, जो फ्रांस का जो गवर्नमेंट जो राजा था उसका जो भी बजट था वो सारा इंटरेस्ट पे करने में चला जाता था। तो अब उसके पास जो रेगुलर एक्सपेंसेस है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ आर्मी मेंटेन करना, कोर्ट चलाना, सभा चलाना, ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज़ का पेमेंट करना, तो ये सब चीज़ के लिए उसके पास पैसा नहीं बचा था। तो अब उसके पास एक ही रास्ता था। क्या रास्ता था? तो ही वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो उसका ये सब कारणों की वजह से उसके पास एक ही रास्ता था। क्या था? कि उसे टैक्स क्या था? बढ़ाना था। लेकिन टैक्स बढ़ाना था, ठीक है, लेकिन और क्या कारण था कि लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया राजा के खिलाफ? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि उस समय का जो था सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। व्हाट वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रांस इन द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो सोशल स्ट्रक्चर्स था वो कैसा था? तो वो भी एक मेजर कॉज था ड्यू टू फॉर द आउटब्रेक ऑफ दिस रेवोल्यूशन। तो सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट इंक्लूडेड द क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते हैं? जो भी जो चर्च पीपल, ओके, जो चर्च के फंक्शन से इन्वेस्ट करते थे, जो लोग जो मतलब जो चर्च के कामों में इन्वॉल्व रहते थे, प्रीस्ट और बाकी लोग, तो वो क्लर्जी होते थे। ओके, दे वर इन द फर्स्ट स्टेट। सेकेंड स्टेट्स में कौन आते थे? सेकेंड स्टेट्स में जो भी नोबल्स हो गए, नोबल्स मतलब जो भी मंत्री, राजा के सभा में जो भी मंत्री हो गए या उसके रिलेटिव्स, रॉयल फैमिली से जो भी आते हैं, वो सब लोग नोबल्स में आते हैं। और थर्ड स्टेट क्या आते हैं? ऑल द अदर पीपल्स वर इन द थर्ड स्टेट। जो बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स, लॉयर्स, ऑफिशियल्स, टीचर्स, इसके साथ साथ जो गरीब पीजेंट्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, स्मॉल फार्मर्स, सर्वेंट्स, लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। तो इसमें क्या था कि जो पॉपुलेशन जो था वहाँ उस समय सोसाइटी का, तो 90% पॉपुलेशन क्या था? पीजेंट्स का था। किसका था? पीजेंट्स था। पीजेंट्स से स्मॉल फार्मर्स।
तो 90% पॉपुलेशन फार्मर्स का था, पीजेंट्स का था, और उसमें 60% जो लैंड थे, मतलब सिर्फ 40% पीपल थे इसके पास लैंड खुद के थे पीजेंट्स के पास। 60% लैंड जो थे वो चर्च का हुआ करता था और नोबल्स का हुआ करता था, या थर्ड स्टेट में जो रिचर बिजनेसमैन है पीपल वो लोग के होते थे। देवर लैंडलेस लेबरर्स, पीजेंट्स और वो सब क्या थे, लैंडलेस लेबरर्स थे। ओके, तो जो फर्स्ट दो स्टेट्स के जो लोग थे, क्लर्जी और नोबल्स, वो लोग को जन्म से ही कुछ प्रिविलेज मौजूद थे। क्या प्रिविलेज थे, मेजर क्या था कि वो लोग कोई टैक्स देना पड़ता था। मतलब जो सबसे आपके सोसाइटी में जो सबसे सशक्त लोग हैं, जो कि इनके पास कोई हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, वो लोग को टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इसके अलावा नोबल्स ऑल्सो एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज। फ्यूडल प्रिविलेज क्या होता है कि जिस तरीके से हमने कहा कि लैंड्स जो थे पीजन फार्मर्स के नहीं थे, 60% लैंड्स वो सारे नोबल्स और इन लोगों के हुआ करते थे। तो जो भी उसके लैंड में काम कर रहा है, जो भी आदमी, जो भी पीजेंट उसके लैंड में काम कर रहा है, उसको एक तो उसको कुछ टैक्स देना है। ओके, फ्यूडल ड्यूज जिसे कहते हैं, तो उसका ज़मीन पे अगर वो काम कर रहा है वो पीजेंट्स, तो उसको उस नोबल जिसका जो लैंडलॉर्ड है उसको कुछ जैसे जो भी प्रोडक्शन होता है उसका कुछ हिस्सा उसे फ्यूडल ड्यूज के रूप में उसको देना है। साथ ही पीजेंट्स और ऑब्लाइज लोग कंपलसरी उन लोगों को सर्विस देना पड़ता था। जो नोबल्स थे, क्लर्जी थे, उनको सर्विसेज देना पड़ता था, उनके घर पे काम करना पड़ता था, उनके फील्ड में काम करना पड़ता था, आर्मी में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, बिल्डिंग रोड्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। देवर ऑब्लाइज टू डू दिस। तो मतलब क्या था कि सबसे जो सिस्टम था इसमें टैक्स देने वाले लोग कौन थे, थर्ड स्टेट के थे। ओके, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था उसमें पीजेंट्स का था, जो कि बहुत ही गरीब थे। उन लोग, और वो ही टैक्स किस फॉर्म में देते थे, एक टैक्स नहीं देते थे वो लोग, एक टैक्स लोग 3 फॉर्म में देते थे। यू कैन कॉल इट 4 फॉर्म्स। 3 पैसे के रूप में हो गए, या टैक्सेस के फॉर्म में हो गए, और एक सर्विसेज के फॉर्म में हो गए। नोबल्स को वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, साथ साथ फ्यूडल ड्यूज देते थे, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड, दे गिव टीथेस। टीथेस क्या था, चर्च के पास भी बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी उस समय। ओके, और चर्च क्या कहते थे, कुछ शेयर लेते थे, 10% शेयर लेते थे। जो जितना भी प्रोडक्शन होता था, फार्मिंग क्रॉप्स में होता था, उसका कुछ शेयर जो था वो चर्च के पास जाता था। ओके, दिस वाज कॉल्ड टीथेस। सिमिलरली जो एक डायरेक्ट टैक्स होता था जो किंग के पास जाता था, इट वाज कॉल्ड टैली। ओके, और फिर बाकी सामान जो थे जैसे कि टोबैको, सॉल्ट, रोजमर्रा की चीज़ें, इस पर भी अलग से टैक्स लगते थे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम का पूरा जो बोझ था वो थर्ड स्टेट के ऊपर ही था। वो थर्ड स्टेट ही पूरा देश को चला रहा था फ्रांस के उस समय। ओके, तो ये तो सोशल कॉज हो गया कि इसकी वजह से वो क्या था, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में डिफरेंसेस था। अब जहाँ पे भी ये जो सिस्टम था इसकी वजह से क्या हो रहा था कि गरीब होता जा रहा था और अमीर होते जा रहे थे। इसकी वजह से एक सोसाइटी में डिवीजन हो रहा था, सोशल डिविजन हो रहे थे। ओके, तो इसके कारण भी लोग गुस्सा हो रहे थे, दे वर बिकमिंग एंग्री। क्या हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल कॉज। इकोनॉमिकल कॉज क्या था, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों को जीना मुश्किल हो गया। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीजेस फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन 1789। मतलब ये जो 6 साल 1789 जो 1715 टू 1789, ठीक है, इसमें 6 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुए। कितने पॉपुलेशन इंक्रीज हुए, 6 मिलियंस। ओके, तो ये जो रैपिड इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, इसके कारण क्या हुआ, जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड फूड ग्रेन्स का बढ़ने लगा ऑटोमेटिकली। तो फूड ग्रेन्स का डिमांड तो बढ़ रहा था, तो डिमांड बढ़ रहा था, लेकिन सप्लाई में उतना बढ़त नहीं हुआ, प्रोडक्शन में उतना ग्रोथ नहीं हुआ। तो प्रोडक्शन जब कम हो जाता है, आपका सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ता है। तो प्राइजेस जो गुड्स थे, जो ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स मेनली बेसिक जो नीड्स की गुड्स थे, उनका प्राइजेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा। लेकिन जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स ग्रुप्स थे, वो लोग का वेजेस बेसिस पे काम करते थे, तो उन लोग का जो वेजेस होता था वो क्या फिक्स होता था, जो कि कोई ग्रोथ नहीं लिया इन सालों में। 1715 टू 1789 जो पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 बिलियन हो गया 1715 टू 1789, आई मिस डेट, सॉरी। तो उस केस में क्या हुआ कि इनका ना ही प्रोडक्शन बढ़ा, ना ही लोगों का पैसा बना, आमदनी बढ़ी, सिर्फ क्या बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा और प्राइस बढ़ा। तो इसकी वजह से लोग, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ क्या हुआ कि जब कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हुआ, जब हो जाता था, जब कोई बैड हार्वेस्ट हो गया, या तो सूखा पड़ गया,
या जहाँ पे फ्रांस वहाँ पे जब विंटर में क्या होता है, अगर बर्फ़ गिर जाती है, हेल स्टॉर्म आता है, तो क्या होता है कि पूरा पूरा खेत फसल बर्बाद हो जाता है। इस केसेस में वो लोग सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाते थे। तो उस केस में क्या होता है कि जो ब्रेड का जो प्राइस होता है, ब्रेड की वो जो बेसिक जो फूड होता है कि ब्रेड है, तो गरीब से गरीब आदमी को ब्रेड तो चाहिए कम से कम सर्वाइव करने के लिए, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ये जो सारे फैक्टर्स, इसके कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस होते थे। क्या होते थे? व्हाट डू यू मीन सब्सिस्टेंस क्राइसिस? इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन विद द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब जो जीने के लिए जो बेसिक नीड्स चाहिए आदमी को, है ना, जिसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड्स, रोटी की पकड़ लो यहाँ पे, तो वो भी आदमी को मिलना मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में। इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इस सिचुएशन में कुछ लोग फ़ायदा भी उठाने लगे। जैसे कि जो बेकर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्रेड थे उसको होल्ड करने का जमाखोरी करने लगे। और जब तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हाई प्राइस पे उसको बेचने लगे। तो इस केस में लंबी लंबी लाइन लगने लगी बेकरी शॉप्स के बाहर। तो लोगों में गुस्सा बढ़ता गया, भूख के कारण लोगों में क्या हुआ, गुस्सा बढ़ता गया। तो इसके कारण लोगों ने क्या किया, गुस्से में उन्होंने जो डिफरेंट बेकरी शॉप्स में अटैक कर दिया, ओके, लूट लिया उनको। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये अल्टीमेटली लोगों को ले जा रहे हैं आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे समझा सकते हैं कि बैड हार्वेस्ट खराब अगर फसल अगर ख़राब हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है, उसकी वजह से फूड प्राइस बढ़ जाते हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो लोग ब्रेड भी नहीं खरीद पाते हैं, तो उसके कारण अब वो लोग अटैक करते हैं, तो फूड राइट्स होता है, खाना की लड़ाई होने लगती है, वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं। और उसी कारण अगर कोई भी महामारी उसमें फैलती है तो लोग उसके चपेट में आते हैं, और उसके कारण बहुत ही लोगों का डेथ होता है। उस समय भी बहुत ही लोगों को उसके इसी कारण से डेथ हुआ। ओके, तो ऐसा नहीं था, ये सिचुएशन ओल्ड डिज़ाइन में बहुत पहले से ख़राब थी। पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे, जो गरीब लोग थे, वो लोग स्टार्टिंग से ही जो नोबल्स और क्लर्जी पीपल थे, जिनको बर्थ से कुछ प्रिविलेज प्राप्त थे, उन लोगों ने शुरू से इनको एक्सप्लॉइट किया था। लेकिन क्या कभी इन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? क्या इन लोगों ने रिवोल्ट नहीं किया? ऐसा नहीं था, उन लोगों ने इसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई थी। लेकिन अभी तक जो वो रिवोल्ट करते थे तो उनका रिवोल्ट फेल हो जाता था। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि गरीब लोग हैं, तो उनको मेन एम क्या रहता है कि खाना पहले प्राप्त करना है, तो उनको पास उतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो डिवोट कर सके। और क्या है कि सोसाइटी में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई आपके सोसाइटी में कोई ऐसा आदमी है जो कि सोसाइटी में उसको स्थान प्राप्त है, या वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा, तो लोग उसकी बात सुनते हैं। ऐसे किसी की बात लोग नहीं सुनते। सो वही दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी। इसमें ये जो मूवमेंट था, इसको दूर दूर तक फैलाने में, फुल स्केल मेजर्स पे इसको मूवमेंट को चलाने में वो लोग असफल हो रहे थे। तो इसके लिए उन लोगों को सपोर्ट चाहिए था, जो थर्ड स्टेट में जो लोग क्या थे, जो लोग कैपेबल थे ये मूवमेंट को चलाने के लिए, जो लोग एजुकेटेड थे, जिनके पास पैसा भी था। तो ये सब के कारण एक नया सोसाइटी ग्रो हुआ, जिसे कहते हैं मिडिल क्लास, राइज ऑफ मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। एक नया सोशल ग्रुप जो हमने 3 क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। लेकिन लेट 18th सेंचुरी में जो स्ट्रगल हो रहा था, लोग जो रिवॉल्ट के जो अन्याय हो रहा था थर्ड स्टेट के पीपल के खिलाफ, पीजेंट्स के, मोस्टली पीजेंट्स ऑफ फार्मर्स के खिलाफ, तो लोग ऐसे लोग भी थे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इनको महसूस हुआ कि जन्म से किसी को कोई अधिकार, कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हर आदमी को सोसाइटी में इक्वलिटी का अधिकार है। ओके, साथ साथ बहुत से स्कॉलर्स और फिलोसफर्स ऐसे थे, उनकी फिलोसफी जो थी, उनका जो बुक्स लिखते थे, उनकी जो आइडिया थी, उस पर लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो ये जो पीपल थे, इनका नाम दिया गया मिडिल क्लास। दे वर कॉल्ड एज, रिफर्ड एज मिडिल क्लास पीपल। ओके, दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू, उसमें कुछ ट्रेडर्स, ओवरसीज ट्रेडर्स थे, एक्सपोर्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। ओके, तो ये सब लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया, मिडिल क्लास कहते हैं। इन लोगों ने और जो फिलोसफर थे, जो अपना आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे बुक्स और न्यूज़पेपर्स से, इसमें 3 नाम जैसे हम लोग देखा यहाँ पे है, जॉन लॉक, रूजियो, मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक का आइडिया पे बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड थे। उन्होंने एक बुक लिखा था, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जो राजा का जो एब्सोल्यूट जो राइट्स ऑफ मोनार्क का जो अधिकार है, उसके खिलाफ वो थे। वो चाहते कि मतलब एक सिस्टम, एक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा जो बोले वही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? उस सिस्टम के वो खिलाफ थे। रोजियो जो थे, वो चाहते थे कि एक ऐसा गवर्नमेंट हो जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो,
ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट हो जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और वो लोग ही सरकार देश को चलाएं। ओके, जो हम देखते हैं, जो बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, जहाँ पे क्या होता है, हम इलेक्शंस होते हैं, वोट होते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं देश को और वो देश को चलाते हैं। मॉन्टेस्क्यू जो थी, उनका भी कहना था, उनका एक क्या कहना था कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। ही वॉज ऑन द फेवर ऑफ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। ठीक है, जो सिस्टम आज हम देखते हैं बहुत सारे इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीन जो पावर है, जो लॉज बनाने का पावर जो है लेजिस्लेचर के पास होते हैं, द एग्जीक्यूशन जो लॉज एग्जीक्यूट करने का जो पावर्स है जो मिनिस्टर्स या काउंसिल मिनिस्टर्स के पास होते हैं, और जुडिशरी जज डिसीजन लेकिन पावर है, ये तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए और तीनों में पावर शेयर होना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग किसने लाया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने लाया था इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ। जो जिस ये सब जो पॉइंट्स थे, उन्होंने जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उस समय हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने इन सारे पॉइंट्स पे अमल किया, लिया पॉइंट्स फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से भी, और इसी वजह से ये फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन जो पूरा वर्ल्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक सीख है। ओके, तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो क्या फैक्टर्स थे, कॉजेस थे, जो जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लोगों में एक विद्रोह जाग रहा था, साथ साथ जो मिडिल क्लास ने क्या रोल प्ले किया इस मूवमेंट को और ग्रो करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन क्यों हुआ। ओके, तो लुईस 16, अब जैसे हमने देखा कि जो उसका खजाना था, ट्रेजरी थी, उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, टैक्स सिस्टम मतलब राजा के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, तो राजा ने डिसीजन लिया कि लोगों पे टैक्स बढ़ाया जाए। तो टैक्स बढ़ाने का पावर उसमें राजा के पास अकेले नहीं होता था, इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल के उसे पास कराना पड़ता था ये लॉ को। ओके, स्टेट्स जनरल्स क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी था जिसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। तो उन्होंने एक वर्साइल्स में मीटिंग बुलाया तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के, उसमें दोनों जो फर्स्ट स्टेट्स थे क्लर्जी ने, वो उससे 300 रिप्रेजेंटेटिव लिए गए, साथ साथ जो थर्ड स्टेट्स था उससे भी 600 रिप्रेजेंटेटिव गए, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव सारे प्रॉस्परस और एजुकेटेड पीपल थे, मतलब रिच और उसमें जो अच्छे लोग थे, जो हाईली एजुकेटेड थे, जो गरीब थे, आर्टिस्ट थे, पीजेंट्स, जो सबसे ज़्यादा जो कुचले हुए थे, ठीक है, जिनको जो अफेक्टेड थे इस सिस्टम से, जो टैक्स बर्डन सबसे ऊपर ज़्यादा इनके पास था, उन लोगों को इसमें एंट्री नहीं दिया गया असेंबली में। ओके, तब भी क्या हुआ कि अब क्या था, वहाँ उनका एक सिस्टम था कि तीनों स्टेट से एक एक वोट होता था, मतलब हर स्टेट मिलके एक एक वोट करता था। तो अब देखिए एक और सिस्टम, एक चीज़ क्या था कि वहाँ पे जब वो लोग गए असेंबली में, तो जैसे दो साइड होते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, तो एक साइड में फर्स्ट स्टेट बैठा गया, एक साइड में सेकंड स्टेट बैठा गया। ओके, और जो थर्ड स्टेट के पीपल थे दोनों को पीछे पीछे बैठाया गया, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों को टैक्स भरना नहीं है, टैक्स भरना है थर्ड स्टेट को। तो जो दोनों रिप्रेजेंटेटिव है, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, उनको पीछे बैठा दिया गया। अब क्या था कि जैसे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स भरना नहीं है, लेकिन वो अगर वो एक एक वोट करते हैं तो ऑब्वियसली कि लॉ तो पास होगा, एक वोटिंग का कोई मतलब नहीं रह गया। तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि हर आदमी को वोट करने का अधिकार, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे टोटल जो 300 ईच स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और 600 थर्ड स्टेट से, मतलब 1200 रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर आदमी को वोट करने का अधिकार मिले। ठीक है, तो ऑब्वियस था कि अगर ऐसा होता तो ये जो लॉ था कि टैक्स बढ़ाने का, ये फेल हो जाता। तो राजा ने इसे मना कर दिया इस सिस्टम को, और इसीलिए इस वजह से नाराज़ होकर ये जो प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया, उन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। और उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने थर्ड स्टेट के जो पीपल थे वो लोग खुद को एक पूरा फ्रेंच एज अ नेशन का उन्होंने आइडिया लाया, और वो उसके फ्रेंच नेशन का एक स्पोक्स पर्सन रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में वो खुद को समझते थे। और उन्होंने उनके लीडरशिप के जो दो लीडर्स थे उनके मिराबी और एबियस, इनके डिसीजन में क्या किया, उन्होंने 20 जून को उन्हें एक इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल हुआ और खुद को डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली, एक पार्टी के तौर पे, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव, एक नेशनल पार्टी के तौर पे रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने कसम खाई कि तब तक वो डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते फ्रांस का, और जो मोनार्क है, जो राजा है, उसका पावर को लिमिटेड न किया, कम ना कर सके। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये उसी ओथ सेरेमनी का पेंटिंग है। ओके,
तो जो दो लीडर्स थे इस रेवोल्यूशन के नेशनल असेंबली के, उसमें एक नाम है मिराबियो और एक एबिसिस। तो आप जान के आश्चर्य हो कि जो मिराबियो थे वो एक नोबल थे और जो एबिसिस वो भी एक प्रीस्ट मतलब क्लर्जी थे। तो ये दो लोग भले ही फर्स्ट और सेकंड स्टेट से आते थे, लेकिन इन लोगों को पता था कि किसी भी आदमी को जन्म से कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, जन्म से कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, और लोग सोसाइटी में सबको इक्वल अधिकार राइट्स होना चाहिए। इसके वो लोग सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट को, जो थर्ड स्टेट्स के जो पीजेंट्स, जो गरीबों का जो मूवमेंट था, मिडिल क्लास पीपल्स का, इफेक्टेड मिडिल क्लास पीपल्स का जो मूवमेंट था, उसको इन लोगों ने सपोर्ट किया और लीड किया। ओके, तो अब क्या हुआ कि हमने जैसे पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 को लोग बहुत ही ज़्यादा विद्रोही हो चुके थे। राजा ने ट्रूप्स बुला लिया था शहर में कंट्रोल करने की सिचुएशन को, ब्रेड प्राइसेस बहुत हाई हो चुके थे। तो ये सब जो कारण थे उसके वजह से हर जगह विद्रोह होने लगा, हर जगह रिवॉल्यूशन होने लगा। तो राजा इन सब से डर गया, उन्हें लगा कि मतलब कहीं लोग गुस्से में राजा को भी मार न दे। तो अल्टीमेटली रिवॉल्यूशन, इस सब विद्रोह देख के राजा को हार मानना पड़ा, और ये फाइनली एक्सेप्टेड नेशनल असेंबली को उन्होंने एक रिकग्निशन दे दिया नेशनल पार्टी का, और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। मतलब राजा का जो पावर्स था वो लिमिटेड हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आने लगा, वो एग्री कर गया। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक लॉ पास किया, जिसके थ्रू क्या था कि सारा फेडरल सिस्टम था, मतलब जो भी टैक्स सिस्टम था और जितने भी टैक्सेस थे, ऑब्लिगेशंस था कि जबरदस्ती काम करने का, जो पीजेंट नोबल्स के खेत में सब, तो वो सारे सिस्टम को बंद कर दिया गया, उसे एबॉलिश कर दिया गया। और साथ ही जो डिवीजन है सोसाइटी में कि क्लर्जी और नोबल्स को टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, सारे जो प्रिविलेजेस उनको मिलते थे, जो लैंड उनको मिलते थे, वो सारे प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया गया, टिथिस को ख़त्म किया गया। चर्च का जो लैंड था वो सबको सरकार ने कॉन्फिस्केटेड, उसको सरकार के अंदर लाया गया। और ये सब जो लोगों का, नोबल्स और क्लर्जी का जो उसका जो संपत्ति थी उसको जो सीज किया गवर्नमेंट ने, तो ये सबसे गवर्नमेंट को 2 बिलियन लीवर्स का एसेट प्रोवाइड हुआ। मतलब एक खजाना में पैसा, मतलब एक प्रॉपर्टी आया। मतलब समझिए कि तो इसके कारण क्या हुआ कि जो देश जो क्या था वो कर्ज में डूबा हुआ था, है ना, 3 बिलियन लीवर्स का मतलब कर्ज में डूबा हुआ था, आज उसके बाद 2 बिलियन लीवर्स का प्रॉपर्टीज आ गए सिर्फ एक अच्छा सिस्टम बनाने से। ओके, तो ये जो सिस्टम था इसमें किंग था, किंग के पावर्स को बस लिमिट किया गया था, तो इसलिए सिस्टम को सोशल मोनार्की भी कहा जाता है। ओके, दिस सिस्टम वाज आल्सो रेफर्ड टू एज द सोशल मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इट वाज रेफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या था, किस तरीके से लोगों को अधिकार दिया गया था, सिस्टम किस तरीके से था, क्या मॉन्टेस्क्यू और जो भी फिलोसफर्स की जिनकी आइडियोलॉजी पे ये लोग काम कर रहे थे, उनका जो मॉन्टेस्क्यू का जो फिलोसफी था 3 पावर डिविजन्स का, और रोशनी का जो पॉलिसी था, क्या इस चीज़ को उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या था, उस सिस्टम के बारे में, जो इन लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बनाया उसमें क्या क्या, किन लोगों को पावर्स दिया गया, क्या सही में ये जो गरीब लोग थे उनको पावर्स मिला कि नहीं मिला। उसके बाद क्या जो राइट्स दिया गया लोगों को इक्वलिटी का, ठीक है, जो सिम्बल्स थे रिवॉल्यूशंस के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर कोई भी डाउट्स हो तो आप उसे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप एक बार चैप्टर को ज़रूर पढ़िए, तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा, आप इजीली हर क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। मैंने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए, जैसे व्हाई वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ पीसेंट्स एंड वर्कर्स, व्हाट वाज द रोल ऑफ मिडिल क्लास, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, नेशनल असेंबली कब फॉर्मेशन हुआ, क्यों हुआ, ओके, सो कॉजेज क्या थे, सोशल स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर इकोनॉमिकल कॉजेज, ओके, सोशल स्ट्रक्चर्स कैसा था 18th सेंचुरीज में, ओके, क्या क्या टैक्सेस देने पड़ते थे पीजेंट फार्मर्स को, क्या क्या प्रिविलेजेस प्रोवाइड था क्लर्जी नोबल्स को बर्थ से, ओके, लुइस 16 क्यों उनको टैक्सेस बढ़ाना पड़ा, क्यों मजबूर हुए टैक्सेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्यों उनका ट्रेजरी जो खाली था, ओके, पीपल लोगों ने बेस्टाइल क्यों अटैक किया। ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलवेज, सो you can easily answer this, okay, thank you.